जय हिंद यारो। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां आज हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके मैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूं आपको, जो आप रोज के रोज अपनी लाइफ में देखते होंगे। जैसे आपने एक पंखे को चलाया, तो पंखे को काफी टाइम तक चलाइए तो पंखा जो है गर्म हो जाता है। तो क्या आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये पंखा रन कर रहा है, यानी चल रहा है, रोटेट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि ये पंखा जो है गर्म हो जाता है। या बल्ब देखिए, बल्ब का फिलामेंट जब गर्म होता है रोशनी मिलती है उससे हमें। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो हमें रोशनी मिलती है उससे ज्यादा एनर्जी खपत हो जाती है जब बल्ब गर्म हो जाता है, यानी हीट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज ये टॉपिक है। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जैसा कि टाइम कम लगे, मैंने उसके लिए पहले से ही बोर्ड पे लिख लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मींस बता दिया जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके, दैट इज कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी आपको पहले से ही पता होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो कर पाएंगे। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो चार्ज फ्लो कर पाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि t टाइम लिया गया है किसी q चार्ज को एक पॉइंट से, किसी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। मान के चलिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए t टाइम लिया गया है। अब जब t टाइम लिया गया है तो कुछ ना कुछ वर्क भी तो हुआ होगा। जो वोल्टेज आ रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क भी तो हुआ होगा। तो वही यहां पे बोला गया है कि वर्क डन मूविंग चार्ज Q, यानी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो Q चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, W इक्वल्स टू Q इंटू V। हमने पहले भी, इससे पहले भी जाना था कि V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, कहीं और से नहीं आया है। यहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। V इंटू क्यू कर दिया तो हमें W पता लग गया कि कितना वर्क हुआ है। अब वर्क हुआ है तो वर्क और एनर्जी का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। ठीक है, जितनी एनर्जी होगी आपके पास उतना ही वर्क आप कर पाएंगे। ठीक, जितनी एनर्जी होगी आपके पास उतना ही वर्क कर पाएंगे, या यूं कह लीजिए कि आपने उतना ही वर्क किया जितनी आपके पास एनर्जी थी। दोनों ही बातें बराबर है, इसीलिए इनकी SI यूनिट भी सेम है। SI यूनिट भी सेम है, दैट इज जूल। चलिए, इट मीन्स, इसका मतलब अगर वर्क किया है V इंटू क्यू, इतना काम अगर किया है एक चार्ज को दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हुआ क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसने VQ एनर्जी एमिट की होगी, डिसिपेट की होगी या लगाई होगी इस चार्ज को यहां से यहां लगाने में। ठीक है, एक चार्ज को दूसरी जगह ले जाने में, वो भी कितने टाइम में, t टाइम में। यानी जब वर्क इतना किया गया तो उतनी ही एनर्जी भी तो डेवलप की गई होगी उस चार्ज को t टाइम में यहां से यहां ले जाने के लिए। तो यहां से जो पावर निकल के आया, पावर, P फॉर पावर, ठीक है, डिनोटेड बाय P, इक्वल्स टू V, दैट इज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इंटू I, V इंटू I। अब इसी के आगे अगर हमें लिख दे कि ये VI, ये जो VI है ये क्या शो करना चाहता है, VI मीन्स पावर शो करना चाहता है, इतना पावर इनपुट दिया गया उसे। ठीक है, अब यहां से देखो
एक तरीका ये भी है, V इंटू क्यू ये क्या है, एनर्जी है। V इंटू क्यू क्या है, एनर्जी है। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी, P इंटू टी हो जाएगा। और हमें तो भैया ये भी पता है P इंटू टी हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये भी पता है कि P बराबर V इंटू आई भी तो होता है भैया, है ना। P बराबर V इंटू आई भी तो होता है। यहां देखिए ना, इतना वर्क करना पड़ा, बटे में टाइम लिखा हुआ है, तो पावर होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही तो है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, P इंटू टी। इसे मैं मिटा देता हूं, आगे समझाता हूं क्या है। यहां से आगे हमें क्या मिल जाएगा, P इंटू टी मिल जाएगा। अब हमें जब मिल गया है P इंटू टी, दैट इज वो क्या था, V इंटू क्यू, ठीक है, V इंटू क्यू लिखा हुआ था। और यही तो अभी हमने देखा कि जब क्या कहते हैं, P लिखा हुआ है बटे में T लिखा हुआ है, ठीक है, बटे में T लिखा हुआ है, तब ये क्या कहलाता है, V इंटू आई, क्योंकि Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। तो भैया हम ये लिख सकते हैं कि ये जो P इंटू टी लिखेंगे, यानी वी क्यू बराबर हो जाएगा P इंटू टी, और ये हो जाएगा P हमें पता है क्या होता है, P हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई, और T तो T लगा दिया, वी आई टी, ठीक है, वी आई टी। यानी यह वो एनर्जी है जो हमने अभी अभी बात की है, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ी थी, ठीक है, टी टाइम में। अब यहां से क्या निकल के आता है कि हम क्या देखते हैं कि जब जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो कंडक्टर धीरे धीरे उसके रेजिस्टेंस की वजह से हीट होना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हीट धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है कि आपने चलाया कुछ चीज, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मोटर ले लीजिए, चाहे फैन ले लीजिए, हर चीज, बल्ब सबसे छोटा एग्जांपल बल्ब, वो भी अगर आप ले लेते हैं तो होता क्या है, गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, गर्म होना शुरू हो जाता है। कभी कभी जो हम बोलते हैं शादियों में हैलोजन लगाया जा रहा है, हैलोजन, शादियों में कभी कभी बहुत ठंड लग रही होती है ठंडियों के टाइम में, तो क्या था, हैलोजन के सामने ही जाके खड़े हो जाते हैं, क्यों, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में डेवलप हो रही है। यानी वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किसी अप्लायंस को दे रहे हैं वो ज्यादातर रोशनी देने में नहीं यूज हो रही, ज्यादा हीट डिसिपेट कर रही, यानी आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद जा रही है, ठीक है। उसी एनर्जी का ही पता लगाया था। अब इसी को आगे हम बोलेंगे, यानी ये जो एनर्जी डेवलप हो रही है हम इसे हीट बोल सकते हैं, हीट। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब ऑन किया जाएगा, चलाया जाएगा, तो हीट जरूर डेवलप होगा। लेकिन आगे चल के साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग वे में लिया और अलग अलग तरह की चीजें बनाई जिससे जो हमारी जिंदगी में रोज के रोज काम आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे हीट यानी H लिख लिया, हीट क्या है, ये भी एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। तो मैं हीट बराबर क्या लिख लिया, VIT लिख लिया। अब मुझे पता है, और आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा, है ना, आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतनी सारी वीडियो देखने के बाद, कि V इक्वल्स टू आई आर होता है अगर ओम्स लॉ की वजह से देखें, क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। V की जगह पे जरा आई आर रखिए, आई आर इंटू आई टी, तो आई इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब यही आई स्क्वायर आर टी जो है यही कहलाता है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कुल मिला के बात यह कही गई है कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाएंगे कहीं ना कहीं हीट डेवलप जरूरी होगा, हीट डेवलप जरूरी होगा। आप अपने घर में देखते ही होंगे यार, ठीक है। अब इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमने पढ़ा वो क्या आया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी।
इससे हमें दो तीन चीजें पता लगी। क्या पता लगी? कि ये जो हीट डेवलप हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, हीट जो डेवलप हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट जो कि प्रोवाइड किया गया उसका स्क्वायर में। ठीक, दूसरी बात क्या है? हीट जो डेवलप हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और हीट जो डेवलप हुई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम। टाइम बीइंग जिस टाइम में उसे यूज किया गया। जितने ज्यादा टाइम के लिए यूज करोगे उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, जितना कम टाइम के लिए यूज करोगे उतना ही कम हीट डेवलप होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक सबमर्सिबल आयरन रॉड लगाया है। जो आजकल क्या कहते हैं, ठंड का टाइम चल रहा है तो पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में आपने रॉड लगाया। अब वो रॉड क्या है, जितनी देर तक पानी में डाल के रखेंगे उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, पानी उतना ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा गर्म होगा। यानी आपने क्या किया, एक तो करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट आएगा। ठीक, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है ही। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है ही उस हीटर का। उसके बाद ज्यादा टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कुल मिला के इनमें से कुछ भी अगर बढ़ेगा तो हीट एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक, इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो हीट एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी इसके जो एप्लीकेशंस है आपके घर में जितने अप्लायंसेस होते हैं लगभग जैसे हम बात करें, पहला जो अप्लायंस आता है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, जनरली हम यही बोलते हैं जिससे कपड़े प्रेस करते हैं। दूसरी बात क्या होगा, इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक ओवन हो सकता है। ठीक है, टोस्टर हो सकता है, बहुतों के घर में टोस्टर होता है। तीसरी जो बात है इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, और क्या हो सकता है, टोस्टर। टोस्टर, ठीक है, ये सारी चीजें जो यूज की जाती हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इधर दिखाया ना, H is directly proportional to the resistance of the conductor। कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, हीट उतनी ज्यादा डेवलप होगी, तो जल्दी जल्दी चीजें गर्म हो जाती हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी चीजें गर्म हो जाती है। इसका और भी देखिए, और क्या है, जो बल्ब होता है, बल्ब नॉर्मली एक बल्ब जो लिया जाता है, जो आजकल हम बाजार में बोल रहे हैं 100 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, इतने का जो भी है। ठीक है, कुछ लोग तो 0 वाट का बल्ब भी बोलते हैं। वैसे अगर कोई ऐसी चीज बन जाए जो एनर्जी ले ही ना, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल हो गया ना, या एनर्जी ले ही नहीं रहा, आपको एनर्जी दे रहा है। एक्चुअली वो 0 वाट का नहीं, 15 वाट का जो शीशे वाला बल्ब आता है वो 15 वाट का होता है। 0 वाट आम बोलचाल भाषा में उसे बोल देते हैं। लेकिन बात वहां से क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जो उसका फिलामेंट होता है, आपने बल्ब देखा होगा, ऐसे बल्ब बना रहता है, और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इधर से 2 वायर निकले रहते हैं और आगे जाके ऐसे और ऐसे बना रहता है ना, ये है फिलामेंट। फिलामेंट है, और ये जो फिलामेंट है ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मटेरियल है, एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका बहुत ही ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। तो करता क्या है कि जितनी एनर्जी इधर आती है तो ये क्या करता है, एकदम रेड हो जाता है, ये वायर रेड हो जाता है। ठीक है, वायर रेड होने की वजह से क्या होता है, अब इस जो बल्ब के अंदर है इनर्ट गैसेस भरी जाती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ज्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो गर्म होने की वजह से किसी और के साथ रिएक्शन ना करे, और जब ये गर्म हो जाता है तो रोशनी देने लगता है। ठीक है, ग्लो करने लगता है, ग्लो करने लगता है, हमें रोशनी मिल जाती है। ठीक, लेकिन इसका जो दूसरा एक इफेक्ट देखा गया, इफेक्ट क्या देखा गया कि जितना हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ये रोशनी नहीं देता है, उससे ज्यादा, या ऐसा मान के चलिए
कि 40% आपको ये रोशनी देता है, लेकिन उससे ज्यादा क्या काम करता है पता है? उससे ज्यादा काम ये करता है कि 60% एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाती है और इस एनर्जी का हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यहां से ये कुछ इसका नुकसान भी है। इसीलिए सरकार हमेशा कहती है कि एलईडी पे फोकस करिए, एलईडी लगाइए अपने घरों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एनर्जी को बचाया जा सके, ताकि फ्यूचर वाली जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी एनर्जी को हम आसानी से कंजर्व कर सकें, ताकि वो भी यूज कर पाए। ठीक है, होप कि आपके समझ में आया होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कुछ भी नहीं है, सीधा सा एक मतलब है, जैसे हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी सिंपल यार, हमारी बॉडी, अब हम रनिंग करते हैं, खूब जोर से रनिंग करके आए तो एकदम से क्या होता है, बॉडी हीट अप हो जाती है। बॉडी हीट अप हुई ना, गर्मी आ जाती है एकदम से। वैसे ही सेम टू सेम है, अगर हम कंडक्टर हैं एक तरीके से, तो वैसे ही ये जो कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज एकदम से फ्लो करवाइएगा, तो जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तभी तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो उसकी वजह से एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, यानी एक वायर या कंडक्टर जो है हीट अप हो जाता है। उसी चीज को ही कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेकिन इसका कई मायनों में सदुपयोग भी किया जाता है, यानी यूजफुल चीजें भी बनाई गई हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके। ठीक है, अब होप सो कि आप लोगों के समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल जरूरी होती है, प्रैक्टिस बिल्कुल ही जरूरी होती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको किसी वीडियो में इसके क्या कहते हैं सम्स करवा दूंगा, यानी प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।